मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए श्रोताओं, हाजिर हूँ आज आप सबके बीच में एक और हमराही का बिल्कुल ताजा एपिसोड लेकर के। आप जानते ही हैं श्रोताओं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम दिव्यांग साथियों की जिंदगी को करीब से जानने समझने का प्रयास करते हैं, और खासकर वो क्षेत्र जो कुछ हद तक अभी तक अनछुआ रहा है, उनके जिंदगी के उस पहलू को जानने समझने की कोशिश करते हैं जिसमें वो अपने जीवन साथी की तलाश करते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाने के बाद अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं श्रोताओं कि समाज दिव्यांग साथियों के टैलेंट को तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन जब बारी आती है उनके जीवन साथी की, तब कहीं ना कहीं समाज मौन हो जाता है। तो हमारा इस प्रोग्राम के माध्यम से समाज की इसी सोच को, परिवार को जानने समझने का प्रयास है। आज भी हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही कुछ जिंदगी के अनछुए पहलुओं को समझें। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और आज का शो बहुत खास है। आप कहेंगे कि मैं हमेशा ही ऐसा बोलता हूं, लेकिन सचमुच आज का शो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि आज के हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने न सिर्फ दिव्यांग साथियों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, बल्कि पूरी तरह से उन्होंने अपने जीवन को दिव्यांग साथियों के साथ में जिया भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं निर्मल वर्मा जी की एवं उनकी धर्मपत्नी विजेता जी। तो स्वागत कीजिए निर्मल जी और विजेता जी का। सर और मैम, आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संदीप जी, आपका बहुत धन्यवाद हमें शो में बुलाने के लिए। जी बहुत शुक्रिया निर्मल सर। ये आप दोनों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रेडियो मधुबन और रिकॉर्डिंग क्लब का साझा प्रयास है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि दिव्यांग साथियों को समाज के साथ कहीं ना कहीं जो एक जुड़ाव थोड़ा सा जो कम हो जाता है, उसको बढ़ाने का हमारा प्रयास है। और जो मुख्य धारा जिसको आप और हम बोलते हैं, उस मुख्य धारा में दिव्यांग साथियों को कहीं ना कहीं स्थापित करने का प्रयास है। जी तो निर्मल सर, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज, कि आप किसी तरीके से आपको कोई दिव्यांगता है या फिर आपका कार्य क्षेत्र क्या है, ये सब हमारे श्रोताओं को संक्षेप में जरा बताइए। जी संदीप जी, पेशे से जो मेरी ट्रेनिंग है एज ए स्पेशल एजुकेटर की है जी, लेकिन अंतर में मैंने अलग अलग क्षेत्र में काम किया। मैंने बुक शेयर जो लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है ब्लाइंड्स के लिए और प्रिंट डिस्ट्रीब्यूट के लिए जी, हिंदुस्तान में उसकी शुरुआत में मैंने उसके साथ काम किया। फिर मैंने पर्किन स्कूल फॉर द ब्लाइंड के साथ काम किया एज ब्रेल लिटरेसी कंसल्टेंट फॉर इंडिया। फिर उसके बाद अभी मैं ऑर्बिट रिसर्च जो कंपनी है, जो ऑर्बिट रीडर ब्रेन डिस्प्ले बनाती है और दिव्यांगों के लिए, दूसरे दिव्यांगों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है जी, उसके लिए बहुत खूब। साथ में बच्चों के लिए मैं और विजेता मिलकर बच्चों के लिए किताबें और उनके लिए गेम्स बनाने का काम करते हैं। जी जी जी, बहुत खूब। तो सर, आप किसी तरीके से आपको कोई शारीरिक क्षमता है अथवा नहीं? जी नहीं, मेरा विजन 6x6 है। मैं पूरी तरीके से तुलना करके आप तो मतलब दृष्टिवान साथी हैं। जी जी। तो मैं चाहूंगा कि सर विजेता मैम भी हमारे श्रोताओं को अपनी आवाज से रूबरू करवाएं और अपने बारे में जरा हमारे श्रोताओं को बताएं प्लीज। मैं बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जी मैम, और लखनऊ में अपना क्लिनिक रन करती हूँ जी। और
वही सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक पेशेंट देखना, फिर शाम को भी पेशेंट देखना। इसके अलावा मैं निर्मल जी का हर एक जो भी ये ब्लाइंड बच्चों के लिए या दिव्यांगों के लिए करना चाहते हैं, उन सब में इनका साथ देने की कोशिश करती हूँ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे कि ये इन्होंने बुक शेयर के काम किया, तो बुक शेयर के लिए बुक्स इनकी साथ बनवाने का काम किया, जैसे एडिटिंग वगैरह का काम किया, को ट्रेनिंग दी, टाइपिंग की ट्रेनिंग और बुक्स कैसे पूरा प्रोडक्शन किया जाता है। क्या बात है। फिर इन्होंने पर्किन स्कूल फॉर द ब्लाइंड में काम किया, ब्रेलर्स के लिए। जी। इंटरेस्ट था थोड़ा कि ब्लाइंड बच्चे ब्रेल सीखें, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ बच्चों को ब्रेलर के थ्रू ब्रेल लिखनी सिखाई। जी मैम। और अभी हाल फिलहाल ये ऑर्बिट रीडर के साथ काम कर रहे हैं, ऑर्बिट रिसर्च के साथ। यस मैम। इसमें भी यही है कि कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं जिनको ऑर्बिट रिसर्च को चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ऑर्बिट रीडर को। जी। उनको मैं कभी कभी फोन पे ही ट्रेन हूँ कि ऑर्बिट रीडर को कैसे चलाया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। क्या बात है, बहुत। आज लोग ब्लाइंड बच्चों के लिए, इतने सालों से हम लोग ब्लाइंड बच्चों के लिए सिर्फ पढ़ाई के लिए ही काम कर रहे हैं और एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। और ये क्यों ना उनके खेलने के लिए कुछ किया जाए। जी जी जी। आज से ही हम लोग की कोशिश है कि हम ब्लाइंड बच्चों के लिए कुछ गेम्स बनाएं। क्या बात है, बहुत। पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, बहुत सारी चीजें खेल लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकते। जी। उनके लिए बोर्ड गेम्स, स्पेशली बोर्ड गेम्स बनाने का हम लोगों ने प्लान किया है। कुछ हमने बनाए हैं और कुछ अभी काम हम लोग आगे। बहुत, जैसा कि मैंने कहा था, पूरी तरह से आप दोनों समर्पित हैं। जी। दृष्टिबाधित समाज के लिए। तो विजेता मैम, आपने फिजियोथेरेपिस्ट की ही डिग्री ली है या कुछ और भी डिग्रियां हैं आपके पास? मैंने फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री ली है 2004 में। तो मैंने ओके किया है। क्या किया है? बैचलर इन फिजियोथेरेपी। ओके ओके ओके। 4 इयर्स का कोर्स होता है, वो मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, ये बैंगलोर में है। प्लस मैंने अपोलो हॉस्पिटल का एक प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर मैनेजमेंट पे एक डिप्लोमा किया हुआ है। उसमें बहुत सारे मैनेजमेंट सिखाते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, योगा है, एक्सरसाइजेस हैं, कैंसर मैनेजमेंट है, डाइट मैनेजमेंट है, इनके बहुत सारे कोर्सेज हैं। उस डिप्लोमा किया हुआ। बहुत बहुत। आप मैम दृष्टिबाधित हैं, राइट? जी। तो क्या आंखों में जो आपके जो ये डिजीज है उसको क्या कहा जाता है मेडिकल साइंस में? मेरा मेडिकल साइंस में सिंपल रेटिनल डिटैचमेंट था। हाई स्कूल में जब मैं थी तो मेरी एक आंख डिटैचमेंट से चली गई थी। ओके। से मैंने अपना हाई स्कूल किया, इंटर किया, फिर मैंने अपनी फिजियोथेरेपी के 3rd ईयर तक मैं पहुंची थी। 4 इयर्स का कोर्स है। 3rd ईयर लॉस्ट माई आईज, मतलब मैं 22 इयर्स की एज पे मेरी दोनों अटैचमेंट्स। यही मैं पूछने वाला था कि उस समय एज क्या रही होगी। जी, 22 इयर्स की थी मैं। फिर फाइनल ईयर के लिए मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा। इसके लिए मेरे मदर ने मेरा काफी साथ दिया। मदर घर पे रही, फादर मेरे साथ हॉस्टल में रहे, उन्होंने बहुत हेल्प की मुझे पढ़ाने में। जी। फाइनली फिर मेरे को डिग्री मिल गई और आज मैं आपके सामने हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। हमसे पहले तो आप निर्मल जी के जीवन में आए और उसके बाद उसी का कहीं ना कहीं नतीजा है कि आज आप और निर्मल सर दोनों हमारे इस प्रोग्राम में आए। तो वो हमें बेहद खुशी है आज आप दोनों से बात करते हुए। अक्सर विजेता मैम, मेरी कई लोगों से बात होती है, मतलब कई लोगों का सजेशन आता है कि हमराही प्रोग्राम में सर ऐसे साथियों को लेकर के आइए जिसमें जो मैम हैं वो दृष्टिबाधित हों और उनके जो हस्बैंड हैं वो दृष्टिवान हों। मुझे समझ में नहीं आया कि आज तक मुझे किसी ने आपका सजेस्ट क्यों नहीं किया। ये तो मैं मतलब शुक्रिया अदा करता हूं कि कल निर्मल सर ने 2 सेकंड के लिए बस ये बोल दिया और वहीं से मुझे ये आइडिया मिल गया कि आपके साथ शो करना है। तो निर्मल सर और विजेता मैम, आप दोनों का बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद कि एक ही दिन में आप दोनों ने समय भी दे दिया हमारे इस कार्यक्रम के लिए। खैर, बहुत सारी बातें करनी है आप दोनों से,
मैं ही बोलूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। विजेता मैम, अब सीधे सीधे प्रोग्राम पर आते हैं कि बताएं आप दोनों के मिलने की कहानी कैसे शुरू हुई, जरा ये हमारे श्रोताओं। विजेता मैम। मेरी मिलने की निर्मल से सिंपल सी कहानी है जी। शुरुआत मैं कर दूंगी लेकिन एंड इसका निर्मल ही करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। आप दोनों का तालमेल ऐसे ही शानदार, जबरदस्त। जी बताएं। जी, मैं अपना फिजियोथेरेपी का फाइनल ईयर कंप्लीट करके यस मैम देहरादून गई थी। वहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। ओके। 6 मंथ की इंटर्नशिप थी। जी मैम। तो इंटर्नशिप के लिए ये थोड़ा सा क्रेज रहता है कि आप किसी नेशनल इंस्टीट्यूट से करें। राइट। तो चांस की बात है कि मुझे पता चल गया कि वहाँ पे भी फिजियोथेरेपी का सेंटर है। जी मैम। मैंने ट्राई किया तो मेरा सिलेक्शन उन्होंने कर लिया, डायरेक्टर जो थे वहाँ पे। जी। तो मैं अपनी फिजियोथेरेपी की इंटर्नशिप करने के लिए वहाँ पे गई। हालांकि वो इंटर्नशिप सिर्फ 6 महीने की ही थी। जी जी जी। 6 महीने में ही बस समझ लीजिए मुझे निर्मल जी मिल गए। क्या बात है, बहुत ले कि वो आज तक हैं। जी जी जी, जबरदस्त। मतलब NIEPPD में हुआ ये जो कुछ होना था वो सब कुछ। हाँ वही जी जी जी। तो निर्मल सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। जी, NIVH का हमारे लाइफ पर ये असर रहा कि हम ये भूल गए कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता है। वो लग ही रहा है आपके काम से कि आप तो पूरी तरह से डूब गए हैं हम लोगों के लिए। जी 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 जी। मतलब मैंने दृष्टिहीनता को NIVH पहुंचने के बाद फिर उनकी लाइफ में और अपनी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं समझा, और डिफरेंस ना समझने की वजह से फिर उनके जो चैलेंजेस थे वो मेरे चैलेंजेस थे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। उनका चैलेंज और मेरा चैलेंज, जब हम सब लोगों का एज ए सोसाइटी चैलेंज कॉमन हो जाएगा तो जो अभी जो कॉमन सोसाइटी में इनएक्सेसिबिलिटी की जो इश्यूज आते हैं वो कॉमन जाएंगी। जैसे उम्र के इस पड़ाव में मुझे रीडिंग ग्लास की जरूरत हुई। अभी मेरा बस अभी ही मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है उम्र के वजह से, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तो सर एक मतलब उम्र के साथ होता ही है कि स्टैक्स लग जाना और ये सब। तो जी जी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इनएक्सेसिबल हैं। मैं अपने आइडेंटिफाई कर पाता हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा रीडिंग का प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे इतनी समस्याएं हैं, तो फिर जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके लिए वेबसाइट बिल्कुल ही इनएक्सेसिबल है, उन्हें कितनी परेशानियां होंगी। तो ये तो अभी की बात है, लेकिन मैंने उस समय से ही, आज से 20 साल पहले ही ये महसूस करना शुरू कर दिया था उनके प्रॉब्लम्स को। और फिर जब मैं विजेता से मिला, जाहिर सी बात है, मैं एक यंग बॉय और अट्रैक्शन और किसी लड़की के पीछे पागल हो जाना, ये दैट इज कॉमन। तो मैडम की एफिशिएंसी को देख करके हुआ ये सब, या उनकी सुंदरता को देख करके हुआ सर? दोनों ही फैक्टर थे, दोनों ही फैक्टर। जो एक ऐसा लड़का जो अपने कॉलेज के फाइनल इयर्स में पहुंच रहा हो और जहां पर भविष्य की चिंताएं भी जो आपके सर पे हो, तो बहुत ही प्रैग्मेटिक डिसीजन था, बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन था मेरी तरफ से कि एक ऐसी लड़की पसंद की जो सुंदर भी हो और काम करने में होशियार भी हो। और इनके पास जो डिग्री थी, मुझे मालूम था शी विल बी शाइनिंग स्टार समडे। क्या बात जी। ये काफी प्लानिंग के साथ मैंने मतलब इश्क भी लगाया, तो बहुत प्लानिंग करके जी 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 साथ इश्क किया जी। मतलब में आप ये समझे कि दोस्तों की ताजगी, परिवार का, समाज मतलब सब जानना ये चाह रहा हूँ, दरअसल आपको रोक रहा हूँ बीच में, माफी चाहता हूँ कि पहले ही दिन से तो ये सब शुरू नहीं हो जाता है, लेकिन आपने जब पहली बार देखा होगा मैम को और उसके बाद धीरे धीरे अब आप ही बताएंगे कि ये कैसे शुरुआत हुई, किसका अट्रैक्शन पहले हुआ, क्या हुआ, तो वो थोड़ा सा बताएंगे तो काफी हमारे सुनने वालों को शायद मोटिवेशन मिलेगा, समझने को और सीखने को मिलेगा कुछ आपसे आज। जी, मैंने ये कहा ना कि डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं था सर, साइटेड लाइफ और ब्लाइंड लाइफ के बीच NIVH पहुंच करके वो डिफरेंस खत्म हो गया था। बिल्कुल तो
उस समय हमें केवल सुंदरता दिखाई देती है और इश्क होने का कोई समय नहीं होता है, बस वो हो जाता है। किससे होगा ये पता नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं होता है, बस हो जाता है। ये इश्क ऐसी चीज है, बस हो जाता है जी, और तभी इसको इश्क कहते हैं जी। लेकिन वो होने में कितना समय लगा? मेरे ख्याल से ये म्यूचुअल था। अच्छा अच्छा। ही समय स्पेंड किया होगा, बहुत कम समय हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया देहरादून में, क्योंकि इंटर्नशिप का ड्यूरेशन ही तकरीबन 6 महीने का था। 6 महीने का था जी। और अपने कोर्स की व्यस्तताएं, इनके इंटर्नशिप की व्यस्तताओं के बीच हम लोग थोड़े समय मिले, लेकिन देहरादून की जो गुनगुनी धूप है वो बहुत फेमस है। जी जी। तो निर्मल सर, लेकिन मतलब इश्क होना एक बात है और जीवन साथी बनाना एक दूसरी बात है, क्योंकि उसके लिए आपको परिवार से भी बात करनी होती है और दोनों के परिवारों की सहमति जरूरी है। उसके बाद में कहानी कैसे आगे बढ़ी विवाह तक की? विवाह तक की कहानी है तो बहुत लंबी, मैं आपको इसे बहुत शॉर्ट करके सुनाता हूँ। शुरुआत में तो एक्सेप्टेंस नहीं था, ना परिवार का ना समाज का। मेरे माता पिता भी इसके फेवर में नहीं थे, विजेता के मदर फादर भी। वही दरअसल सर हम समझना चाह रहे हैं कि मैम के यहाँ तो स्थितियां फिर भी इतनी मतलब नहीं रही होंगी विरोध वाली, लेकिन आपके यहाँ चूंकि आप दृष्टिवान हैं और एक सोच आज भी वही बनी हुई है समाज की कि भाई दृष्टिबाधित के साथ तो मतलब लड़कों के साथ ही मुश्किल हो जाती है, तो फिर ये तो फीमेल थी मैम। तो आपके परिवार में जो विरोध आया और वो किन बातों पर था, और उस विरोध को कम करने के लिए आपने क्या क्या किया सर? विरोध जो होता है समाज का, वो अपनी जगह पे रहता है और वो हमेशा कायम रहता है। आप उन चीजों को नहीं बदल सकते, आप कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल सारे लोगों को कोशिश कर सकते हैं, परंतु समाज में, परिवार में ये होता है, मेरे बेटे ने किसी दृष्टिहीन लड़की से शादी कर ली, सोसाइटी का बॉयकॉट होता है। आप अगर छोटे से समाज से या बड़े से समाज से जहां से भी आते हैं, बहुत सारे से सामाजिक गतिविधियां होती हैं, रीति रिवाज होते हैं जहां पर हम लोग एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। तो ये चीजें तो झेलनी पड़ती हैं, तब भी झेलनी पड़ी थी और हम इस चीज को, इस रियलिटी को हम आज भी जीते हैं। दृष्टिहीनों का किसी फंक्शन में चले जाना, हम कितना भी बात कर ले इंक्लूसिव इंडिया, लेकिन ये चीजें आज भी लोगों के जहन में एग्जिस्ट करती हैं, मौजूद हैं। और किसी भी शुभ घड़ी में दृष्टिहीन का पहुंच जाना मेरे ख्याल से आज भी अपशकुन मानते हैं। हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाए हैं सोसाइटी को, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक। आपका परिवार सर स्वीकार कर पाया? बहुत हद तक कर पाया, मैं उसको 50-50 कहूंगा। ओके, आज भी मतलब आज की सिचुएशन में बोल रहे हैं की तारीख में भी ये एक्सेप्टेंस 50-50 ही होता है। और से जो रूढ़िवादी समाज से हम जितने लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ पर एजुकेशन होने के बावजूद भी रूढ़िवादिता इतने डीपली पेनेट्रेटेड है, बहुत अंदर तक समाई हुई है ये सारी बातें, कि हम सामाजिक क्रांति को ठीक से समझ नहीं पाते, बदलते हुए समाज को हम ठीक से समझ नहीं पाते, जहाँ पर आज भी जातिवादिता कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ तक कि आप चुनाव में भी आप ये सुनेंगे कि हम वोट और बेटी अपने समाज में ही देते हैं। तो जहाँ पर जिन राज्यों की स्थिति ये है, तो वहाँ पर ऐसी शादियां होना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वही दरअसल हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है जानने का। तो ये कितने साल हो गए आप दोनों की विवाह को? ये 9वां साल है और हम अभी 10th ईयर में हैं। ठीक है जी। तो लगभग 2011 के आसपास विवाह हुआ होगा आप दोनों? जी बिल्कुल, 2011 के 2 जून को। मेरी ये नहीं कह सकती कि मैं मैरिज एनिवर्सरी भूल जाता हूँ। जी जी बिल्कुल, बहुत बखूबी याद है आपको। कहीं सर यही कारण है कि आज आप परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं, या फिर आपका जॉब ही ऐसा है कि आप परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं?
नहीं, परिवार मेरा बिहार में है, अच्छा है, लेकिन लखनऊ का जो एक चार्म है, ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है और ये बहुत धीरे से रेंगता हुआ शहर भी नहीं। कौमी एकता तहजीब का शहर। हाँ, तो आप वो कह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम या फिर कास्टिज्म का हमें अपनी जो हमारी एक परंपरा है उसका, और सिटीज का आप बोले, हेल्थ, एजुकेशन, जी, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू, कहीं से कहीं पर ट्रैवल करने का, तो लखनऊ इज सेंट्रली लोकेटेड, आप ये कह सकते हैं, नॉर्थ इंडिया में सेंट्रली लोकेटेड एक सिटी है। तो मुझे यहाँ रहकर और मुझे विजेता को यहाँ रहकर के काम करने में बहुत सुकून है, इसलिए हम यहाँ पर रहते हैं। अदरवाइज अगर बिहार में अगर ये फैसिलिटीज हों तो हम बिहार से काम करें या फिर किसी भी प्लेस से हम काम कर सकते हैं। निर्मल सर, आपके घर में कौन कौन है आपके अलावा? मेरे अलावा मेरे एक भाई हैं जी, बड़ी बहन है, और मेरे पिताजी, मदर फादर। माँ का इंतकाल हो गया पिछले साल, वो से ग्रस्त थी जी। चूंकि इलाज जो है बिहार में मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, ये एक बहुत गंभीर समस्या है जो हम तो आज भी 2020 में भी। जी 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 बिल्कुल। चलिए, तो थोड़ी सी बात अब विजेता मैम से भी कर लेते हैं। विजेता मैम जी, पिछले दिनों मुझे एक साथी का कॉल आया। उनका वो दृष्टिबाधित हैं पूरी तरह से और एक गांव में रहते हैं। उनका विवाह तय कर दिया गया एक लड़की के साथ, मतलब उनको कहा गया कि उनके साथ, और वो लड़की भी पढ़ी लिखी है, साइटेड। उनका कॉल इस बात के लिए आया कि सर मैं मतलब बहुत शाय हूँ, मैं उनको कैसे समझाऊं कि मेरी क्या आवश्यकताएं हैं, मेरी क्या मतलब एक अलग तरह की मेरी क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो यही प्रश्न मेरा आपसे है कि जब आप दोनों में प्यार हुआ और उसके बाद विवाह तक की जब बात आई, तो आपने ये सब कैसे, मतलब या इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, या फिर आपने कैसे ये सब समझाया कि आपकी क्या एक सोच है या आपकी क्या आवश्यकताएं हैं अपने जीवन साथी से? ज्यादा 80% तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 20% जरूरत पड़ती है। जैसे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मतलब कहनी पड़ती हैं कि हाँ, लेकिन ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। ये तो आंखों वाली वाइफ भी इनको मिलती तो वो भी बोलती। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी। तो वाइफ और हस्बैंड के बीच में तो ये होता ही है। तो सारी फीलिंग्स जो है वो एक दूसरे से शेयर करेंगे ही करेंगे। 100% किसी को समझ पाना आसान नहीं है। जी बिल्कुल सही है। मतलब जी चीजें मैं समझ पाती हूँ तो ये मुझे बोलते हैं, और ये भी मेरी बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाते हैं तो मैं इनको बोलती हूँ। हालांकि 80-90% तो नहीं कुछ बोलना पड़ता है, बस 10-20% हमें एक दूसरे को बोलना पड़ता है। कभी मैम विवाह से पहले आपके मन में ये विचार आया या किसी ने आपको कहा कि भाई मुश्किल आ सकती है, तुमको अपने जैसे व्यक्ति से ही विवाह करना चाहिए, ऐसा कुछ कभी आया आपके सामने? मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी मैरिज के लिए फोर्स ही नहीं किया, कभी कहा भी नहीं। ओके। मैंने अपने फादर को बता दिया था कि मुझे निर्मल से ही शादी करनी है, और अगर मैं निर्मल से शादी नहीं करूंगी तो फिर मैं शादी नहीं करूंगी। क्या बात है जी। क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट थी, फिजियोथेरेपिस्ट थी, अपने पैर खड़ी थी जी, इसलिए मैं उतना दूर का सोच सकती थी कि हाँ मैं इंडिपेंडेंटली खड़ी हो सकती हूँ। बिल्कुल ठीक बात है ना। लेकिन होता है ना कि लोग कहते हैं कि भाई काफी दिक्कत आएगी आपको दोनों को अंडरस्टैंडिंग में। आपको नहीं कहा किसी ने भी, आपके दोस्तों में या फैमिली में? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा जी। तो बड़ा एक मुश्किल मतलब स्थिति है मैम, आप जानती हैं हमारे दृष्टिबाधित जो महिलाएं हैं उनके लिए। आप खुद भी कभी अगर आपने सोचा हो इस बारे में, तो ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल होंगे जहां मतलब लड़की जो है वो दृष्टिबाधित है और पुरुष जो है वो दृष्टिवान है। ऐसे में किस तरह से जो है वो महिलाओं की स्थिति और आसान हो, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है फेथ जी। कीजिए, आपको कोई साइटेड पसंद करता है तो आपको उस पर 100% फेथ रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बहुत जरूरी चीज है जी मैम। पर कोई दृष्टिबाधित है जी, और जीवन साथी पे शक करता रहे या डाउट करता रहे
तो उसकी बहुत टफ हो जाती है। सबसे बड़ी चीज है विश्वास। मैं निर्मल जी की एक एक चीज पर विश्वास करती हूँ। ये कभी कभी मुझसे झूठ भी बोल देते हैं मजाक में, तो मैं उस पर भी विश्वास करती हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। कि तुम इतनी ज्यादा हम विश्वास मत किया करो मुझ पर कि मेरी लाइफ उसी पे टिकी है। जी जी जी। कभी लगा मैम आपको कि मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के मामले में कहीं मुश्किल आई हो आप दोनों को? ऐसा कभी लगा 9-10 सालों में? अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग से सबकी लाइफ में होती है। नहीं, बीइंग ब्लाइंड नहीं, बीइंग ब्लाइंड मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। कभी कभी कुछ हो भी जाता है तो मैं इनसे कहती हूँ कि बिना आंखों के चीजों को कभी कभी समझ के देखो तो समझ में आएगा कि गलत है। तो ये अपने आप को आंखें बंद करके वो चीज देखते हैं। ये कुकिंग भी करके देखते हैं, और ये बहुत सारा काम ऐसा भी है जो घर के बहुत से काम होते हैं या ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं। जी मैम। करके देखते हैं, अपने खुद प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ब्लाइंड कहाँ पे प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। क्या बात है, यानी सामने वाले का मैच्योरिटी का लेवल इतना होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। बहुत खूब। छोटा सा रोटी भी बनानी है तवे पे, जी, ये आंखें बंद करके बना के देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आती है बिना आंखों के बनाने में। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो निर्मल सर जी जी, आमतौर पर होता ये है कि अगर कोई महिला दृष्टिबाधित से विवाह कर लेती है, कई बार हमने सुना है कि कहा जाता है अरे आप तो देवी हैं, आपने तो बड़ा महानता का काम किया है। चूंकि अब ये परिस्थिति हमारे सामने आज आई है इस प्रोग्राम में, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ और आपने फिर किस प्रकार ऐसे लोगों को जवाब दिया, या जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी? बहुत कम लोगों ने ऐसा पूछा, लेकिन मेरा जवाब ये होता है कि आई फील माई सेल्फ फॉर्चुनेट। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब जी। मुझे विजेता जैसी लड़की मिली, क्योंकि कहते हैं कि हमारे जैसे टीचर्स जो है उम्मीद ये होती है कि जिंदगी भर बेरोजगार रह जाएंगे, क्योंकि एजुकेटर्स के लिए आज भी गवर्नमेंट सिस्टम में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं जी। और हिंदुस्तान छोड़ के चले जाना वो थोड़ा एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो सबके लिए ओपन नहीं है। बिल्कुल सही है। इस कैपेबल सबके पास उतना पैसा नहीं है, सबके पास उतने सोर्सेज। बिल्कुल जी। तो मेरे जैसे एक कॉलेज में पढ़ने वाले सिंपल से लड़के के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट लड़की मिल जाना, इट वाज मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा था। तो अगर कोई मुझसे ये पूछता है तो मेरा सिंपल सा ये जवाब है कि मैं भाग्यशाली हूँ इनके अपेक्षा में। और इनसे शादी करने के बाद फिर चूंकि जितने भी सेक्टर्स पे गया, मुझे हर जगह इनकी वजह से भी तरजीह मिली, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ऐसी लाइफ जी रहा था जहाँ पर मैं हर एक तरह की टेक्नोलॉजी और हर एक तरह की समस्याओं को समझता था, और उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है ये मुझे पता था। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। बहुत जो रिक्रूटर था, दे वर इम्प्रेस्ड बाय दिस। एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी हो जाता है, और सॉफ्ट कॉर्नर तो है बहुत कम प्ले करता है, लेकिन जो आपका प्रोफेशनलिज्म होता है या आपका मैच्योरिटी लेवल होती है डिसेबिलिटी को समझने की, वो जनरल कम्युनिटी से ज्यादा हो जाता है। जी, बहुत खूब। तो यहाँ पर सर मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि पहले से तो तय नहीं होता है ना कि विवाह किससे करना है या प्यार किससे होगा, हमें पता नहीं होता है। जी जी। मैम को देखने से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को देख करके आपको इश्क हुआ हो, या पहला ही अवसर कभी हुआ जब आप NIVH में थे? अपने लाइफ के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में मैं बॉयज स्कूल्स में पढ़ा था, तो बॉयज स्कूल में तो लड़कियां थी नहीं। जब मैं अपने दिल्ली में स्कूलिंग कर रहा था, मतलब स्कूलिंग के टाइम्स तक वी वेर मच मोर कंसर्न कि हमें 10वीं पास करनी है या 12वीं पास करनी है। और जब कॉलेज में आए तो भी कुछ ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ता था शिवाजी कॉलेज में।
तो वो भी जो है इस प्रकार का कॉलेज था कि लड़कियों का बहुत ही अकाल था वहाँ पर। साल में अब पता नहीं वहाँ क्या प्रगति है जी। जमाने में जो है हमारे साथ बहुत कम लड़कियां थी जी। पूरी भावना उत्पन्न होने का समय मतलब मौका नहीं मिला। मतलब कहने का मतलब कि जब मैम को आपने देखा उन्हीं दिनों आपके मन में इस तरह की भावनाएं उत्पन्न हुई। जी आप कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन मेरा ये है सर कि आपने कहा NIVH का बहुत बड़ा योगदान है इस तरह का जीवन जीने में जो आपको प्रेरित किया उसका। जी। क्योंकि आपने देखा, आपने खुद ने भी वहां पर स्पेशल एजुकेशन का कोर्स किया और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वहाँ। आपको नहीं लगता सर इस तरह के संस्थान हर राज्य में होने चाहिए ताकि शायद ये जो एक विकलांग और गैर विकलांग के बीच की जो एक दूरी है कुछ हद तक कम हो सके? बेहद जरूरी है इस तरह के संस्थानों का होना। NIVH सिर्फ बनाकर उसे दृष्टिहीनों का मक्का कहना जैसा कि आमतौर पर प्रचलित है, लोग कहते हैं, पर मैं ये चाहता हूँ ये मक्का, ये मंदिर, ये गुरुद्वारे ये हर जगह होने चाहिए, हर राज्य में होने चाहिए, ताकि लोगों को अपनी कम्युनिटी में नजदीकी से दृष्टिबाधिता को महसूस करने का अवसर मिले। अभी स्थितियां ये हैं कि हम जब कैंप्स में जाते हैं या सरकारी कैंप होता है वहां जब जाते हैं और देखते हैं तो बहुत सारे दृष्टिहीन वहां पर दिखाई देते हैं, विकलांग वहां पर दिखाई देते हैं, बट इन जनरल सोसाइटी हमारा है स्पेशली विलेजेस में कि विकलांगों को घर के अंदर ही आप रखते हैं, घर के लोग उनको अंदर रखते हैं। अगर बेटी है तो बेटी है या बेटा है वो घर के अंदर ही उसको रखते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनके घर में कोई विकलांग बच्चा है। तो स्थितियां सुधरनी चाहिए और ऐसे संस्थान हर जगह होने चाहिए। जी। तो आपके दोस्तों का क्या फीडबैक था सर जब आपने बताया होगा इस बारे में विवाह के समय? कुछ तो होता है ना, आपके पक्के दोस्त होंगे जो खास। नहीं, पक्के दोस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो लोग साथ में हमारे पढ़ाई कर रहे थे, कुछ यार दोस्त थे, कुछ लोगों ने ये प्रश्न जरूर किया क्या निभा पाओगे। तो ये 3 शब्द जो थे उसने कई रातों तक मुझे सोने नहीं दिया, क्या निभा पाओगे। बहुत सारे। तो इसी प्रश्न का उत्तर जब आपने अपने आप से किया जी तो क्या उत्तर मिला? मैंने अपने जो NIVH का जो मेरा प्रवास था जहाँ मैं पढ़ रहा था, तो मैंने खुद से महसूस किया था कि एज चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं है, देयर आर नो चैलेंजेस एट ऑल। मतलब अगर ठान लिया है, क्योंकि मैंने वहाँ पर इतने सारे दृष्टिहीनों के कपल्स को देखा था, तो मुझे और उनके घर जाकर भी देखा था, उनसे मिला था, उनके साथ मिलना जुलना उठना बैठना, तो ये हमारा 24 घंटे। ये सब बाई चांस हुआ या चूंकि आप विजेता मैम से विवाह करने जा रहे थे इसलिए आपने ये सब मतलब जाना शुरू कर दिया था? नहीं, मैं कि इस क्षेत्र में बहुत पहले से ही काम कर ही रहा था, वहाँ पढ़ाई कर ही रहा था, उनके साथ मिलना जुलना उठना बैठना इतना था कि वो एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाती है कि हम वहाँ पर रहते हुए कोई डिफरेंस समझ ही नहीं पाते हैं कि उनमें साइटेड में और ब्लाइंड में कोई डिफरेंस है, बिकॉज दैट इज एन वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम पूरी दुनिया से, वो एक अलग दुनिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे लिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना आसान हो गया था। विजेता मैम जी कहते हैं मैम कि शुरू में जब मिलते हैं तो चुनौतियां इतनी लगती नहीं है, तब तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। चुनौतियां धीरे धीरे सामने आती हैं और कहीं ना कहीं तब ये भी महसूस होता है कि पता नहीं जो उस समय जो कहा था उस पर कितना खरे उतर रहे हैं। तो जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई शिकायत आपको हुई कभी कि यार जिंदगी और अच्छी हो सकती थी? इससे अच्छी नहीं हो सकती थी। क्या बात है, बहुत खूब। तो मैम जो लड़की ये सपना देख रही है आपकी तरह, आपने तो नहीं देखा होगा, हालांकि आपने तो अपने आप को एम्पावर करने में ही आप लगे रहे,
अपना देखने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब जो लड़की मैम पढ़ लिख गई है, बहुत अच्छे से वेल एस्टेब्लिश है, जॉब वॉब भी कर रही है, अगर वो चाहती है कि उसका जीवन साथी भी कोई ऐसा व्यक्ति हो, तो खैर वेल सेटल होने के बाद तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो शुरू से क्या ऐसा करे कि विवाह के मामले में या जीवन साथी को चुनने के मामले में कोई मुश्किल नहीं आए। आप अपने अनुभव से थोड़ा सा बताएं। सच्ची बोलूं तो मुझे इस चीज का अनुभव नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं ढूंढा, वो ईश्वर ने मुझे ढूंढा। लेकिन फिर भी मैम, जो बच्चियां आपको आशा की किरण से सुन रही हैं, हाँ, उनके लिए क्यों जी कि आप लाइफ को और अपनी करियर को अच्छा सेट कीजिए और अपने आप को मतलब टॉप इतना ले जाइए, टॉप पे कि मतलब हर फील्ड में आप एक्सपर्ट हो। जैसे एजुकेशन में आप अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं, लाइफस्टाइल में आप अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं। जैसे लड़कियां हैं तो अपने को घर के कामों में, अगर कहीं जॉब करती है तो ऑफिस के कामों में, मतलब जिस भी फील्ड में वो हाथ डालें उसको मतलब बेस्ट करने की कोशिश करें जी। तो जब आप बेस्ट हो जाएंगे तो सामने वाला खुद आपके पास आएगा। वेरी नाइस जी। तो वो कभी ये समझेगा ही नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है। आप अपने आप को कम क्यों समझते हैं? एग्जैक्टली। लेकिन दिक्कत ये होती है मैम कि अब ज्यादातर हमारे फील्ड में लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, जॉब कर चुकी हैं और माँ बाप के साथ रहती हैं। माँ बाप चाहते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं साइटेड ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस ढूंढने में उम्र निकल जाती है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ढूंढने में उम्र निकल जाती है। तभी तो किसी ने कहा है मैरिजेस आर मेड इन हेवन जी। मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है और बहुत कठिनाइयां आती हैं। एग्जैक्टली मैम, बहुत कठिनाइयां आती हैं और आज भी लोगों में आती हैं। एग्जैक्टली। अब बताइए मैम, वहाँ आपने कितने ऐसे उदाहरण देखे NIVH में? NIVH में उदाहरण इस तरह का कि दृष्टिबाधित लड़की हो और जीवन साथी दृष्टिवान हो? मैंने कोई नहीं देखा, क्योंकि मेरा वहाँ पे टाइम पीरियड जी तो नहीं था। निर्मल जी ने हो सकता है अपनी लाइफ में देखा हो, क्योंकि ये काफी जगहों पे जाते हैं, लेकिन चीज में कभी उनसे कोई डिस्कशन हुआ नहीं है, तो ये आपको निर्मल जी ज्यादा बेटर। आपको नहीं लगता मैम कि इस विषय में भी विचार होना चाहिए, कम्युनिटी में बात होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जब आप सक्षम हैं, बिल्कुल अप टू डेट हैं, ठीक है, 100% ब्लाइंड साइटेड जैसा नहीं हो सकता, लेकिन 85% तो है। और 100% तो कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, वो तो नोबडी इज परफेक्ट। क्या साइटेड से गलतियां नहीं होती हैं जी? क्या उनका हाथ नहीं चलता? एक मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपके जो इन-लॉज हैं, कभी उनसे आमना सामना हुआ आपका? बिल्कुल, मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे हैं। मेरी मदर इन लॉ तो रही नहीं जी जी। मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं और इनके ब्रदर हैं छोटे, वो भी बहुत अच्छे हैं। इनकी सिस्टर हैं बड़ी। मुझे प्रेम मिला जी जी। अब इनसे परेशानियां हुई वो मैं नहीं जानती। एक्सेप्टेंस मैम, मुझे तो सबने प्रेम दिया। मैंने आपको क्या कहा, इनसे डिस्कशंस हुए हो, मेरे बिना हुए हो, वो मैं नहीं जानती। अच्छा, आपको कभी महसूस नहीं होने दिया किसी ने भी? ग्रेट, नहीं, बहुत खूब, ये बहुत अच्छी बात है। से कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि कोई इस चीज से रिलेटेड कोई परेशानी मुझे नहीं हुई। अब किसी को मेरे बिना कहा गया हो तो मैं नहीं जानती। खैर वो तो एक अलग मुद्दा है, वो तो चलिए फैमिली डिस्कशन होते रहते हैं, लेकिन मुझे हमें प्रेम मिला। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। शादी से पहले मैम कभी इस तरह की बात हुई? निर्मल जी ने पूछा कि आप क्या कर लेते हैं, क्या बना लेते हैं? पूछने की जरूरत ही नहीं थी, इनको पता ही था। अच्छा, इनको पता लग गया था। हाँ, के डिस्कशन हम लोगों का जो डिस्कशन होते थे अक्सर, जी जी जी, वो पता क्या था कि मुझे क्या आता है या क्या नहीं आता है। अच्छा, वो सब उसी में पता लग गया था? उसी में पता लग गया था, और जो नहीं था वो इन्होंने सिखा दिया। पीएच गई थी तब मुझे ब्रेल का सिर्फ ABCD ही आता था और कुछ भी नहीं आता था। अच्छा, ब्लाइंड हूँ तो मुझे कुछ आता ही नहीं था 22 इयर्स की एज पे। जी बिल्कुल मैम, आप भी कहीं ना कहीं लेट ब्लाइंड थे। जी, तो फादर ने ब्रेल कहीं से कोशिश करके सिखवा दी थी, तो बस ABCD आता था।
आगे की कहानी सारी ब्लाइंड फील्ड में जितनी भी चीजें होती हैं, सीखना करना। कुकिंग की थी साइटेड लाइफ में, तो की थी कुकिंग, थोड़े बहुत चेंजेस तो आते ही हैं। तो फादर ने और निर्मल ने, दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की। मदर तो मेरी मतलब काफी डिप्रेशन में रहती थी कि मेरी बेटी की आईज खराब हो गई है, तो मदर उतना सपोर्ट नहीं कर पाई मुझे, लेकिन मेरे फादर ने और निर्मल जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैम, आपकी फैमिली का उस समय क्या रिएक्शन था जब निर्मल सर से विवाह हो रहा था आपका या होने वाला था? मेरी फैमिली का रिएक्शन मैं आपको क्या बताऊं। फादर ने मुझे, जब मैंने फादर को बताया था कि निर्मल ने मुझे शादी के लिए बोला है, जी मैम, फादर को विश्वास नहीं हुआ था। मतलब वही जो एक समाज की आम सोच होती कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी, यही मतलब मैं अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो कि दृष्टिवान व्यक्ति दृष्टिबाधित को कैसे पसंद कर सकता है। जी, तो 6 महीने जब मेरे कंप्लीट होने वाले थे तो निर्मल जी ने मुझे बोल दिया था कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मैं अपनी क्या बात है जी। फादर को मेरे फादर कहते हैं भूल जा कहानी। अच्छा, मतलब वो बोल रहा था बोल की तरह। तो उन्होंने कहा कि भूल जाओ, आगे देखो, तुम्हारा क्लिनिक सेट होने वाला है, तुम अपने पेशेंट देखो और आगे का देखेंगे, ये तो बहुत बाद की बात है। जी। फिर कामों में लग गए, सब हो गया। बस इसके अलावा मदर ने मेरी कुछ खास नहीं बोला। उन्होंने भी यही कहा कि ये सब तो बाद की बात है, देखा जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा उनको विश्वास नहीं था कि वाकई में निर्मल सर जो है अपने शब्दों पे खरे उतरेंगे। जी जी, निर्मल ने भी हालांकि कई बार मेरे फादर को बोला कि मैं इससे शादी करूंगी, तो मैंने बोला कि ठीक है, तो मुझे बता दो कि तुम्हारा कब तक कोर्स वो कंप्लीट हो जाएगा। निर्मल ने बोला कि आप कब तक चाहेंगे कि मैं सेट हो जाऊं और आपकी क्या इच्छा है। जी जी जी। एक लड़की के फादर की क्या इच्छा होती है कि अगर वो अपनी लड़की किसी के हाथ में दे तो वो एक रिस्पॉन्सिबल हो बंदा, बिल्कुल, वो उसका मतलब उसकी अच्छी जॉब हो। दूसरी चीज, दूसरा वो मेरी बेटी का वैसे ही ध्यान रखे जैसे एक फादर अपनी बेटी का रखवा। ये चीज होती है लाइफ में। तो उन चीजों में निर्मल जी खरे उतरे और मेरे जब इनकी जॉब लग गई 2009 में, तो फिर मेरे फादर ने कहा कि अब सही समय है। हालांकि 2 साल निर्मल जी को थोड़ा लग गया अपनी फैमिली को समझाने में। फिर फाइनल 2011 में हमारी शादी हो गई। क्या बात, बहुत। आप कौन से शहर में थे मैम मम्मी पापा के साथ? मैं लखनऊ की ही हूँ। अच्छा, आप लखनऊ की हैं बेसिकली। ओके ओके, वेरी नाइस। तो पेरेंट्स यहाँ पे नहीं थे, तो फिर पेरेंट्स यहीं पे रहते थे लखनऊ में। आज मैम खुश हैं आपके मदर फादर आपकी प्रोग्रेस को देख करके? आज मेरे मदर फादर यहाँ है ही नहीं, तो चले गए भगवान के पास। अच्छा, नहीं है, ओके। लेकिन जब तक थे तब तक दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड। हाँ, खुश थे कि फादर ने जब मेरी शादी हुई, मेरा कन्यादान किया जी, फादर ने मेरे निर्मल से सिर्फ एक ही शब्द बोला था, रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर। क्या बात है, बहुत तो जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दी तो निश्चित। जी जी जी। निर्मल सर। जी जी संजीव, मैं अभी मैम को जो पूछ रहा था, आप बताएं, अगर आपने इतना ब्लाइंड फील्ड में काम किया है जी, आपने कोई एग्जाम्पल अपने जीवन में और देखे होंगे, 1-2 आप ही की तरह? जी मैंने देखा है, बिल्कुल। बहुत खूब। NIVH में जब आप पढ़ रहे थे उस बैच में? नहीं, उस समय तो मैंने नहीं देखा था। ये जब आपने ब्लाइंड फील्ड में अलग अलग जगह काम किया तब आपने इस तरह के एग्जाम्पल्स देखे? बहुत कम देखे होंगे, वैसा याद नहीं मुझे। हाँ, वाइफ मैंने साइटेड देखी है बहुत, लेकिन हस्बैंड साइटेड और वाइफ ब्लाइंड हो या किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, मैंने बहुत कम देखा है ना। बिल्कुल वही सर, एक्चुअली दिक्कत वही है कि मतलब कम्युनिटी में और सोसाइटी में ये एम्पावरमेंट पता नहीं कब आएगा। अभी मीलों जाना है हमको। दृष्टिबाधित समाज को हमें समझाना पड़ेगा, सामान्य समाज को, जो मतलब कथित तौर पर सामान्य समाज है, ये बहुत ही ज्यादा अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं विकलांगजनों के साथ इवन खड़े होने में। तो हमें इन्हें शिक्षित करने की ज्यादा जरूरत है।
दिव्यांग खुद ब खुद शिक्षित हो जाएंगे, डिसेबल्ड खुद ब खुद खड़े हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इन लोगों को, इनमें जो अशिक्षा है, ये जो इतनी सेंसिटिव है, इनको समझाने की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सर, वो कहते हैं ना कि मंजिलें मिले या ना मिले, कारवाएं जस्तजू अभी और भी है। जी जी। तो निर्मल सर, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि कोई घरेलू काम को लेकर के कोई शिकायत, कभी नोक-झोंक छोटी मोटी हुई आप दोनों में? रोज ही होती है। जी। हम दोनों को एक दूसरे की कमियां पता है, तो वार और फिर उस पर प्रतिवार ये जो है मतलब ये होता रहता है, और बिना इसके मजा भी नहीं आता है। मतलब अंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई है कि अगर हमने लड़ाई कर ली लेकिन उसकी वजह से हम रूठ कर खाना नहीं खाएंगे, ये कभी नहीं होता है। मतलब वो लड़ाई अपनी जगह है और बाकी सारे काम धंधे अपनी जगह है। मतलब वो रूटीन हमारा चलता रहता है, लड़ाइयाँ वो साथ साथ चलती रहती है। मतलब वो ये रिश्ता बिल्कुल हिंदुस्तान और चाइना की तरह है कि हम साथ में लड़ते भी रहेंगे और साथ मिलकर चलते भी रहेंगे। बिल्कुल। अभी सर यहाँ पर जहाँ रह रहे हैं आप, लखनऊ में, आप दोनों ही रह रहे हैं? जी जी जी। और भी कोई है? हमारी बेटी है। एग्जैक्टली मैं पूछना वही चाह रहा था। जी, वो कितनी बड़ी है? वो अब 7 साल की हो जाएंगी। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब सर। तो बच्ची की अंडरस्टैंडिंग मम्मा के साथ, आपके साथ और आपकी, तो खैर मतलब आप देख ही रहे होंगे सारी चीजों को अच्छे से। तो बॉन्डिंग कैसी है सर? बच्चे की बॉन्डिंग हमारे साथ और विजेता के साथ, दोनों के साथ इक्वली है। कुछ काम होते हैं वो केवल माँ ही करती हैं, कुछ हैं जो केवल मैं ही करता हूँ। मतलब हम लोगों की टेरिटरी डिफाइंड है, और बच्चे को भी ये पता है कि फला काम किससे करवाना है। क्या नाम है सर आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम है वर्णिका। अच्छा, आपका जो रजिस्ट्रेशन भी इसी नाम से है? जी जी। मैं वही सोच रहा था कि मैम का नाम विजेता है तो वर्णिका कौन है फिर? आपको डाउट तो नहीं और कोई? नहीं, वो आपने कहा ना कि निर्मल सर हर चीज को प्रैक्टिकली करते हैं, तो अब डाउट का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि निर्मल सर ने और आप दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, तो कोई डाउट का प्रश्न ही नहीं है। बहरहाल बहुत मजा आया सर और विजेता मैम आप दोनों से बात करके, और मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी बहुत मजा आएगा निश्चित रूप से। तो चलते चलते एक हमारा सेगमेंट होता है सवाल एक जवाब अनेक। तो निर्मल सर आपसे शुरू करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे ये बताएं कि विजेता मैम ब्रेल कौन से हैंड से पढ़ती हैं? राइट हैंड। और मैम का सबसे पसंदीदा सॉन्ग? सबसे पसंदीदा सॉन्ग है, मैं खुद गाता था लेकिन मैंने बहुत दिनों से उस सॉन्ग को, चलिए गुनगुना दीजिए आज एक लाइन मैम के लिए। मैं वो सॉन्ग तो नहीं, एक दूसरा सॉन्ग गुनगुना देता हूँ। जी जी, स्वागत। मेरा पसंद दोनों है। जी। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त। सर मैम का पसंदीदा शहर कौन सा है? होशियारपुर। ये बड़ा, क्यों मैम सही कह रहे हैं सर? सही कह रहे हैं। अरे वाह, गजब। चलिए मैम अब आपसे पूछते हैं। जी। सर तो पास हो गए, 3 out of 3। चलिए बताइए सर का पसंदीदा कलर कौन सा है मैम? सर का पसंदीदा कलर कौन सा है? रेड। सर कलर के मामले में मैं आपको ये बताऊं, ये जो कलर पसंद करती है मेरे लिए, मैं वही पहनता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। मतलब आपकी मतलब कोई अलग से डिमांड नहीं है इस मामले में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रंग जो भी ये चूज करती हैं, और रंग का मतलब हम लोगों ने कुछ कभी फेवरेट बनाया ही नहीं, क्योंकि लाइफ जो है बहुत कलरफुल होनी चाहिए।
हमारा ये मानना है। तो हम किसी एक रंग पर चिपक कर नहीं रहते। क्या बात है, जिंदगी रंग बिरंगी। जी मैम। लेके दी है इन्होंने मुझे, वो मैक्सिमम रेड कलर की। जी, तो मैम सर का पसंदीदा फूड? यस। सब कुछ खा लेते हैं, मैंने तो आज तक पूछा भी नहीं तुम्हें क्या पसंद है। चलिए निर्मल सर आप ही बता दीजिए फिर। अब आप कहेंगे कि विजेता मैम का बनाया हुआ हर फूड। नहीं, खाने में मुझे साउथ इंडियन बहुत ज्यादा पसंद है। जी 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 जी। लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है और कुछ एक स्वादिष्ट व्यंजन है जो मतलब इनके ही हाथों से बनती है। तो जैसे पंजाबी स्टाइल का ये चिकन बनाती हैं, दैट्स द बेस्ट। पंजाबी बटर चिकन जो है दैट्स अनमैचेबल। मतलब आप किसी भी होटल का, मुझे किसी भी रेस्टोरेंट का पूरी दुनिया भर में आप मुझे दे दें, बट जो ये बनाती हैं वो बहुत ही लजीज, बहुत ही अच्छा बनता है। क्या बात है, बहुत खूब, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। मैम लास्ट क्वेश्चन जी। सर की पसंदीदा फिल्म? साथ में बैठ के हम लोगों ने कोई मूवी नहीं देखी है। मुझे नहीं पता कि सर को फिल्में देखना पसंद भी है कि नहीं। पसंद है इनको। मैं ये बता रही थी आपको कि कुछ मूवीज ऐसी हैं जो हम दोनों की कॉमन है और कुछ मूवीज ऐसी हैं जो हम लोग अलग अलग देखते हैं। लेकिन आपको पता नहीं चला कि फेवरेट कौन सी मूवी है? फेवरेट का तो पता नहीं, लेकिन मैंने निर्मल के साथ आज तक यूजुअली यही होता है, निर्मल कोई मूवी देखता है और मैं बीच मूवी में सो जाती हूँ। एक मूवी मुझे याद है, बहुत सालों पहले मैंने निर्मल ने साथ में देखी थी। जी जी जी। इजाजत। क्या बात है। निर्मल सर? हम दोनों ने साथ में बैठ के पूरी देखी थी। क्या बात है, बहुत खूब। 90s की रही होगी शायद ये फिल्म, या और पुरानी है? की मूवी है शायद, है ना? हाँ, रेखा की मूवी है। रेखा की, इसका मतलब पुरानी है। जी। और एक मूवी है मौसम। जी 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 जी, जो मैंने निर्मल के साथ पूरी देखी है। तो मैं क्या करती हूँ। आप दोनों अपने काम के प्रति ऑलरेडी इतने समर्पित हैं और इतने व्यस्त रहते हैं, तो मूवीज और इस सब के लिए तो समय ही नहीं मिल पाता होगा। टीवी देखे हुए हमें 3 साल हो गए। ओहो, क्या बात है। देखते भी हैं हम लोग, सिर्फ कार्टून्स देखते हैं। लेकिन हाँ, वो जो वर्णिका देखती है, मोटू पतलू और जेठालाल, तारक मेहता। वर्क इज वर्शिप फॉर बोथ ऑफ यू। जी। चलिए, तो विजेता मैम, चलते चलते मैं चाहूंगा कि अगर कोई दृष्टिबाधित लड़की आज आपको सुन रही है और उसका विवाह अगर उसके घर वालों ने किसी दृष्टिवान के साथ तय कर दिया है, तो उसको और समाज को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने आप को किसी से कम मत समझना। जी मैम। और दूसरी चीज, सारे काम चाहे वो घर के हो चाहे बाहर के हो, मन लगा के करना। बहुत खूब, बहुत खूब। निर्मल सर, आप मुख्य धारा को, अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जो जीवन आप जी रहे हैं उसको लेकर के? बहुत ज्यादा संदेश तो क्या दूंगा मैं, मतलब पूरा शो ही संदेश से भरा हुआ है। और आपका पूरा जीवन। काबिल नहीं हूँ, लेकिन भी मैं ये चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत शिद्दत से बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाती है और समाज में एक ये एटीट्यूड है कि हम नहीं बदलेंगे वाली स्थिति है। तो बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट, बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे ग्रुप्स हिंदुस्तान भर में पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं और आगे भी। इस समाज को मैं ये संदेश देता हूँ कि आप इन सभी लोगों की, अगर ये 100 बात बोलते हैं, आप कम से कम 4 बात 5 बात आप इनकी मान लें, सो एटलीस्ट हमारा जो प्रोग्रेस है एटलीस्ट 4% 5% तो होगा, तो एक बहुत बड़ा समाज बदल जाएगा। आज भी हम दृष्टिहीन लोगों को मतलब एक सोशल वेलफेयर वाली नजर से देखते हैं, जिसको कि चेंज होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके एजुकेशन पे, उनके एम्प्लॉयमेंट पे लोगों का जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी हम किसी ब्लाइंड को या डिसेबल्ड को हम जॉब पे रखते हैं,
तो उनको साइटेड के बराबर का अपॉर्चुनिटी मिले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, क्योंकि ऑफिसेज में लोगों को एम्प्लॉय तो कर लिया जाता है लेकिन उनको इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयड होने के बावजूद बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड हैं वो ताउम्र जो है उपेक्षा का इनफैक्ट शिकार होते रहते हैं। तो इस स्थिति को बदला जाना बहुत जरूरी है। बहुत खूब। तो श्रोताओं, आज सुना आपने हमारे विशेष मेहमानों को, विजेता मैम और निर्मल सर। उम्मीद है आप सबको ये शो आज का पसंद आया होगा। आज के शो पर अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए डायल करें 9414151415 या फिर ईमेल करें info@radiomadhuban.in पर। आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से ले सकते हैं रेडियो मधुबन के नाम से। और आप अगर रिकॉर्डिंग क्लब में भी चाहें तो अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। इसी प्रकार रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन का ये साझा प्रयास जारी रहेगा और आप इंतजार करिए अगले रविवार का। किसी और मेहमान के साथ मिलेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।